Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, the judiciary. Students, I hope that you all know India as a federal system of governance. Federal system of governance means we have central government which is controlling the entire India, which is making rules for the entire India, and we have state government also which is making laws, rules, regulations for the state only. तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? एक हमारी गवर्नमेंट है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, वो जो पूरे इंडिया के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाएगी, है ना। और एक होती है हमारे स्टेट की गवर्नमेंट, जैसे आई एम लिविंग इन मध्य प्रदेश, so I'm having my own chief minister, means chief minister of my state. If you are living in UP, Maharashtra or any of the state, you have your own CM, which is going to make rules for you. एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है स्टेट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना, और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया के लिए रूल बनाती है ना। तो इंडिया में बच्चा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, पर जो हमारी जुडिशरी है बच्चा वो इंटीग्रेटेड है। कैसी है? इंटीग्रेटेड। इन इंडिया वी हैव फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बट सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि हमारे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है ना। वी हैव वन सुप्रीम कोर्ट दैट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. वी हैव 25 हाई कोर्ट्स दैट इज इन स्टेट्स। तो और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाएगी। तो बच्चा सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब, जुडिशल सिस्टम का मतलब है कि जो अपेक्स कोर्ट होगी, टॉप नॉच कोर्ट होगी, वो जो बोलेगी वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक कोई बात? ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसलिए हम अपेक्स कोर्ट बोलते हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड स्टूडेंट्स, ये जो अपेक्स कोर्ट होती है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ये बच्चा हेड होती है सारे कोर्ट की। ठीक है, भले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इन सब की हेड है हमारी सुप्रीम कोर्ट। द जुडिशरी एडमिनिस्टर जस्टिस। जुडिशरी का काम क्या है बच्चा? जस्टिस इंटरप्रेट्स लॉ, लॉ को इंटरप्रेट करेगी, और हमारे जो नेचुरल फंडामेंटल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स है सिटीजन के, उनको प्रोटेक्ट करेगी। तो क्या क्या करने वाली है जुडिशरी? जस्टिस देगी, लॉ को इंटरप्रेट करेगी, हमारे नेचुरल राइट्स जो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी, एंड लुक्स इनटू यूनियन एंड स्टेट लॉ। और स्टेट लॉज को भी देखेगी, यूनियन लॉज को भी देखेगी थ्रू अ हायरार्की ऑफ कोर्ट। हायरार्की ऑफ कोर्ट मैंने अभी बताया ना आपको बच्चा। एक सुप्रीम कोर्ट है, फिर 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, एंड 688 क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये जो हायरार्की है, इस हायरार्की के थ्रू ये यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लॉज, स्टेट लॉज सबके ऊपर एक नज़र रखती है। जो सुप्रीम कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट इज़ एट टॉप ऑफ द हायरार्की में सबसे ऊपर होता है अपना सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद होते हैं हाई कोर्ट, और उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बोल सकते, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम। डिफरेंट लेवल है जुडिशियल सिस्टम के, जहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा सबॉर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जैसे हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी, वाई वी रिक्वायर्ड जुडिशरी एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ जुडिशरी। क्यों जुडिशरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंस है जुडिशरी के लिए? सो स्टूडेंट, क्या इम्पोर्टेंस है जुडिशरी की हमारे लिए? फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, उन्हें सेटल कौन करेगी? हमारी जुडिशरी। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई मतलब किसी दो बात को लेकर दो लोगों में जब मतभेद हो जाते हैं, भले ही वो दो लोग हों, पीपल और स्टेट गवर्नमेंट हो, या दो स्टेट हो, जैसे कि मैं लड़ रही हूँ आपसे, या तो
मैं लड़ रही हूँ स्टेट गवर्नमेंट से, या एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट से, या किसी स्टेट की गवर्नमेंट की लड़ाई हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैटर इनमें से कुछ भी हो सकता है और ग्रुप भी कोई हो सकता है। सबके झगड़ों को सॉल्व करना किसका ही काम है? जुडिशरी का काम है, ठीक है। जब दो लोग आपस में लड़ेंगे तब भी जुडिशरी सॉल्व करेगी, दो स्टेट आपस में लड़ेंगे तो भी वो जुडिशरी के पास जाएंगे, एक स्टेट और सेंटर लड़ेंगे तो भी वो जुडिशरी के पास जाएंगे, ठीक है बात। तो यहाँ पर डिस्प्यूट्स को सेटल करना किसका काम है? हमारी जुडिशरी का। जुडिशरी अपहोल्ड्स एंड एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी जब चाहे जब फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड भी कर सकती है और एनफोर्स भी कर सकती है ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। बच्चों जुडिशरी क्या कर सकती है? अपहोल्ड भी कर सकती है और एनफोर्स भी कर सकती है। एनफोर्स मतलब चीज़ों को मनवाना, और अपहोल्ड मतलब किसी चीज़ के सपोर्ट में आना। तो जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट को सपोर्ट भी कर सकती है, आपसे फंडामेंटल राइट फोर्सफुली फॉलो भी करा सकती है। और इसी तरीके से अगर किसी इंडिविजुअल के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है। थस द सिटीजन कैन मूव कोर्ट इफ they feel their rights have been violated। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातों को इंटरप्रेट करने की, समझाने की, बताने की पावर, फाइनल पावर किसके पास है बच्चा? सुप्रीम कोर्ट के पास है। इट इज़ ऑल्सो एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ लॉ नल एंड वॉइड। जब ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो किसी भी लॉ को, किसी भी नियम को नल एंड वॉइड मतलब इलीगल बता सकता है। नल एंड वॉइड मतलब जिसकी लीगली कोई वैल्यू ना हो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई लॉ ऐसा बन गया है जो प्रॉपर नहीं है तो वो उसे नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। इट गोज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल एंड आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, जो आइडियल्स हैं, उनके अगेंस्ट में कोई लॉ बन गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगी कि वो कैसा है? नल एंड वॉइड है, मतलब लीगली उसमें लीगली वो बैन हो जाएगा। इतनी पावर, ऐसी पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब अच्छा, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा। इंडिपेंडेंट मतलब कि नोबडी कैन कंट्रोल जुडिशरी, नॉट अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एनी ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल। कोई भी हमारी जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ऐसा किसकी वजह से हो पाया? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, वो ऐसा ही चाहते थे। तो हमारी जुडिशरी किस किस से इंडिपेंडेंट है बच्चा? लेजिस्लेचर का भी कोई कंट्रोल नहीं है जुडिशरी पे, और ना ही एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल है जुडिशरी पे। ना ही तो पार्लियामेंट उसे कंट्रोल कर सकती है और ना ही तो पीएम, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी नहीं। क्यों ज़रूरी थी? फर्स्ट नीड, इट कैन चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों बनाया? जिससे कि वो चेक रख सके कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कहीं अपने पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, गलत तरीके से तो यूज़ नहीं कर रहे। दूसरा था, अगर इंडिपेंडेंस जुडिशरी नहीं होगी बच्चा, हमेशा जुडिशरी किसी एक पक्ष के लिए पार्शियल होगी, दूसरे के लिए इम्पार्शियल होगी, तो लोगों का बिलीव जुडिशरी से ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है कि वो सब के लिए इम्पार्शियल रहे और इम्पार्शियल जस्टिस दे। फॉर मेकिंग इम्पार्शियल जस्टिस पॉसिबल, हमने हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज एट अपेक्स ऑफ द जुडिशियल हायरार्की। जुडिशियल हायरार्की में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। अपेक्स मतलब टॉप नॉच पोजीशन होती है। दिल्ली द नेशनल कैपिटल, दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड है। देखो ये हायरार्की देखो बेटा, ये रहा हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट स्टेट्स में है, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट होंगे, प्रेसिडेंसी स्मॉल
कॉज कोर्ट होगा। और वहीं पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट कंसेशन कोर्ट की बात करें तो इनको 3 में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। सिविल सबॉर्डिनेट जज कोर्ट, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट अगेन डिवाइडेड इनटू 2, सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट, पंचायत अदालत। सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएगा। सिविल सबॉर्डिनेट जज के अंदर आएगा आपका मुंसिफ कोर्ट एंड न्याय पंचायत। इसे लर्न कर लेना बेटा, है ना। पर ये ध्यान रखना टॉप नोच पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आएगा हाई कोर्ट, फिर आएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन एरियाज। फिर आपको ये सब लर्न करना है। हाँ, यस स्टूडेंट, दिल्ली द नेशनल कैपिटल इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है। It makes the final decision which are then abided by all the courts of our country. फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है बच्चा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसको अबाइड सबको मानना पड़ेगा। कंट्री में जितने भी कोर्ट सिस्टम है जो अभी हमने देखे ऊपर, भले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो, सबको सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। कंपोजिशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो चीफ जस्टिस होता है जो सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हेड द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हेड करता है चीफ जस्टिस, और अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं यू ललित। ठीक हुई बात। मैक्सिमम ऑफ 30 जजेस असिस्ट हिम। बच्चा ये जो डेटा है ये पुराना है, यू हैव ओल्ड डेटा इन योर बुक। नाउ वी हैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस। ठीक हुई बात। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एंड 33 अदर जजेस होंगे। इन टोटल वी हैव 34 जज इन सुप्रीम कोर्ट। आउट ऑफ दैट one is chief justice of India and the current chief justice of India is U Lalit. Now if we talk about the appointment of whom chief justice of India, the president appoints the chief justice in consultation with those judges of the Supreme Court and the High Courts whom he deems necessary. तो बच्चा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट चाहे तो डिस्कस करता है, डिस्कस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, हाई कोर्ट से जजेस से, उसको जिससे भी लगता है कि यार ये इससे हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, वो उससे डिस्कस करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर देता है। पर बच्चा इसमें ऐसे डिस्कस करने का बहुत कुछ होता नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ना, कितना आपको एक्सपीरियंस है, कितने टाइम की आपकी सर्विसेज हो गई हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड, है ना, कि इतना इतना आप अगर ये क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो यू कैन बी अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। सो हाँ ठीक है, हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट भाई अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड कंसल्ट कर लेते हैं अदर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, जो भी उनको ज़रूरी लगता है। बट द थिंग इज़ दैट कि एक पूरा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में आप आ गए अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस तो आप CJI बन जाएंगे। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। तो देखो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो गया तो वो अदर जजेस को अपॉइंट कर लेगा। सो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर नाउ वी हैव 33 अदर जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला लें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं जिसमें से कि एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ एलिजिबिलिटी। बच्चा टू क्वालिफाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहला, टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है भाई, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हो तो क्या होगी आपकी क्वालिटी कि आप इंडिया के सिटीजन होंगे। फर्स्ट, यू नीड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी स्टेट हाई कोर्ट में आप 5 ईयर्स तक जज रहे हो, और एटलीस्ट 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, और आपने हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट रहे हो।
पहली बात तो आप किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल या तो जज रहे हो, और दूसरा है कि आप 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट की तरह काम किया हो, और भी आर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन, या तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप जज बन जाएंगे। टर्म्स, स्टूडेंट्स, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होती कि 5 साल रहेंगे जज, आप 10 साल रहेंगे। आपकी रिटायरमेंट एज होती है। आप किस एज में रिटायरमेंट होते हैं बच्चा? रिटायर होते हैं 65 में। देयर इज़ नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द सुप्रीम कोर्ट, दे विल सर्व टिल द एज ऑफ 65। वो 65 की एज तक सर्व कर सकते हैं। मीन्स देयर इज़ नो एज ऑफ there is age of retirement, but there is no fixed term of office. ऑफिस का कोई फिक्स टर्म नहीं है, एक एज में आप रिटायर हो जाओगे और वो एज 65। सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट on grounds of misuse of power. If any of the president think that or has approved that the Supreme Court judges has used his power in a inappropriate way, प्रूवन मिसबिहेवियर हुआ हो, कोई मिसबिहेवियर किया उन्होंने, या वो कैपेबल नहीं हो, उनको शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई उनकी इनकेपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनके मिसबिहेवियर, या उन्होंने किसी पावर को मिसयूज़ किया हो, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सुप्रीम कोर्ट जज इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, और किस प्रोसेस के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो? वो प्रोसेस है इम्पीचमेंट। कौन सी प्रोसेस है बच्चा? इम्पीचमेंट। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ मोशन, प्रोसेस में, इम्पीचमेंट की प्रोसेस में क्या होता है बच्चा? एक मोशन होता है जिसमें चार्जेस होती हैं अगेंस्ट द जजेस। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ मोशन, मोशन होगा जिसमें चार्जेस लगाए जाएंगे किसके अगेंस्ट में? सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, जज के अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में नहीं बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट जो भी चार्जेस थे उनको बताया जाएगा। अब ये जो मोशन है जो पार्लियामेंट में हो रहा है, मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस में वोटिंग होगी इसके अगेंस्ट में, ठीक है। पर जो प्रस्ताव है, मोशन है, वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बात? If you want to remove the judge of Supreme Court on any of the ground, either he has misused his power or something else, then the motion must be there and the motion must be passed by 2/3 majority of the members present and voting in both the houses. Now jurisdiction. Jurisdiction refers to the scope of authority of the Supreme Court. Jurisdiction का मतलब होता है scope of authority, सुप्रीम कोर्ट के स्कोप की बात की जा रही है कि वो कहाँ तक जजमेंट को कैरी आउट कर सकता है, कहाँ तक लॉज को एनफोर्स कर सकता है। तो बच्चा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे फॉलोइंग जुरिडिक्शन मिले हुए हैं। हम 1 करके सारे जुरिडिक्शन पढ़ेंगे। जुरिडिक्शन क्या है? स्कोप ऑफ अथॉरिटी, कहाँ कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, वो कौन कौन से जजमेंट ले सकता है, लॉ को एनफोर्स करा सकता है। तो पहला जो जुरिडिक्शन उसके पास है वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो सुने, डिसाइड करे कुछ केसेस को इन द फर्स्ट इंस्टेंस। कुछ केसेस बच्चा ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, जैसे जब दो स्टेट फाइट कर रहे होंगे तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? सुप्रीम कोर्ट में ही भी होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। व्हेन टू स्टेट फाइट और there is a fight between two states, the matter will be heard in Supreme Court only. So Supreme Court has a power to hear and decide certain cases in the first instance, that these cases cannot be heard in any other court. ये वो cases होंगे बच्चा जो किसी और कोर्ट में सुने नहीं गए होंगे, या सुन मतलब कुछ स्पेसिफिक केसेस है, जैसे दो स्टेट लड़ेंगे तो किसी स्टेट में इनका केस जाएगा ही नहीं, ये कहाँ जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ऐसे केसेस को सुनना, उस पर जस्टिस देना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का।
अगर जब दो स्टेट लड़ रहे होंगे तो वो कहाँ ही जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट और उसी कंट्री की दो स्टेट गवर्नमेंट या एक स्टेट गवर्नमेंट जब आपस में लड़ेगी तो केस कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं बच्चा जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, केसेस विच कंसर्न द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट और एनीवन एल्स। अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल नेचर को वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन करता है, भले वो सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, इसके केस कहाँ ही सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। इशू ऑफ रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो रिट इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, ये रिट्स क्या होती है बच्चा, ये रिट होती है एक लीगल ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। तो जब उसे लगता है कुछ काम कराना है तो वो रिट काम कराने के लिए लिख देगी, नहीं कराना है, रोकना है, तो वो उसके लिए लिख सकती है। तो रिट इशू करना फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, ये भी किसका ही काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो कौन कौन से केसेस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बच्चा, जहाँ पर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा हो, एक स्टेट या दो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, केसेस जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हों और रिट इशू करने की बात हो फंडामेंटल राइट के लिए, तो ये काम कौन ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन के अंदर क्या आएगा बच्चा, द अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन इंक्लूड्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। अब देखो, पहला तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन था जिसमें वो कुछ केसेस को सुनेगी और उसके ऊपर आपको क्या देगी, डिसीजन देगी। अब अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है बच्चा, कोई केस जो हाई कोर्ट में पहले लड़ा जा चुका है, जिसकी हियरिंग हाई कोर्ट में हो गई है, पर जो वर्डिक्ट हाई कोर्ट का था उससे अगर व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है तो वो किस में कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट में जो केस सुन लिया गया उसके वर्डिक्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन होते हैं वो अपील होती हैं अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होता है क्योंकि हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है तो उसके पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजंस को रिव्यू कर सके। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है बेटा, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था 28 जनवरी 1950। इंडिया में हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट बनी थी 28 जनवरी 1950 में। जस्टिस फातिमा बीबी पहली, अगर कोई पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली वीमेन, जस्टिस फातिमा बीबी वॉज द फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एट सुप्रीम कोर्ट इन 1987। पहली जज फातिमा बीबी फर्स्ट वुमेन थी जिसको अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 1987 में। सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ, कि कब इनॉग्रेट हुआ, 28 फरवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट के इनॉग्रेशन 28 जनवरी 1950। फातिमा बीबी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट इन 1987। तो बच्चा हम थे लास्ट पैराग्राफ में जहाँ पर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि जो बंदा हाई कोर्ट की डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, ही कैन मूव टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड गिव इट्स कंप्लेंट टू सुप्रीम कोर्ट कि भाई मैं हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का जजमेंट दे देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, एपेक्स कोर्ट है, और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। मैटर भले ही कोई भी हो, सिविल हो या क्रिमिनल हो, हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहाँ से आपको उनका सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट मिल जाएगा, भले ही मैटर सिविल हो या क्रिमिनल। नाउ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, पहला हम लोगों ने देखा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जिसके अंदर वो ओरिजिनली कुछ केस थे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाते हैं। फिर हमने अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन देखा, जिसमें क्या हुआ बच्चा, कि आप हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं थे तो वो आप चले गए। अब एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के अंदर क्या है, द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ व्हेन आस्क्ड फॉर। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे उसे सुप्रीम कोर्ट की राय जाननी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें राय दे सकता है, उन्हें एडवाइस दे सकता है।
पर प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस माने या ना माने. प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है. ही कैन आस्क फॉर some advices, but it is not necessary that he is going to follow it. तो बच्चा एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर क्या आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट जब भी पूछे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे गाइड कर पाए, डिसीजन मतलब एडवाइस दे पाए. प्रेसिडेंट उसकी एडवाइस मानेगा नहीं मानेगा ये प्रेसिडेंट का डिसीजन है. सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड करता है, प्रिंट करता है अपनी सारी प्रोसीडिंग्स को. जजमेंट जो भी दिया है, जो भी प्रोसीडिंग्स है उन्हें रिकॉर्ड करता है, प्रिंट कराता है. थर्स इट्स ऑल्सो फंक्शन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है. ये जो जजमेंट है ये लॉ की तरह काम करते हैं एंड कैन बी साइटेड बाय सबॉर्डिनेट कोर्ट थ्रू आउट द कंट्री. जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं इसको रेफरेंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए ले सकती हैं. और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड मिलेंगे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकती हैं. So student, I'm ending this video here only. We'll start next part 2 with judicial review.